7 नवंबर से 3 दिसंबर 5 राज्यों के चुनाव का कार्यक्रम आ गया। चुनाव आयोग ने बता दिया, आप जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस एक्सप्लेनर में मध्य प्रदेश की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं चुनाव की तारीखें। 7 और 17 ये 2 फेज हो गए छत्तीसगढ़ के। 17 तारीख को ही मध्य प्रदेश में चुनाव हो जाएगा। 23 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, राजस्थान में चुनाव होना है। 30 तारीख को जो है तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे और 7 तारीख को यानी जो पहला दिन होगा जब छत्तीसगढ़ में भी पहले फेज का मतदान हो रहा होगा, मिजोरम में तब मतदान हो जाएगा। और 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को ये पता लग जाएगा किसकी बनी सरकार, किसके चले दावे, किसके दावे फुस हो गए, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तारीखें स्पष्ट हो गई हैं। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में दिवाली के 5 दिन बाद मतदान होगा। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही फेज में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके 16 दिन बाद 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। यानी मध्य प्रदेश में आज से 55 दिन बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी। एमपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 30 अक्टूबर तक नामांकन हो सकेंगे। नामांकन की जांच 31 अक्टूबर को होगी। 2 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों का प्रचार जोरों पर है। लेकिन वोटर्स को लुभाने के लिए हर कोई तरह तरह की घोषणाएं और दावे कर रहा है। बीजेपी जहां सत्ता बचाने की जुगत में लगी है, तो कांग्रेस फिर से 2018 वाला प्रदर्शन करते हुए बहुमत के करीब पहुंचना चाह रही है। वोट बैंक के लिए कोई नेता लुभावनी योजनाएं, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, तो कोई जाति कार्ड और महिला कार्ड खेल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में रेवड़ी बिकेगी या जाति कार्ड चलेगा। यहाँ हिंदुत्व की जड़ें कितनी गहरी हैं, आइए जानते हैं पूरा सियासी खेल। चुनाव नजदीक आने पर बीजेपी सरकार ने वोटर्स को लुभाने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। इसके तहत शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण देने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि सीधी भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। फिलहाल प्रदेश में महिला आरक्षण 33% ही है। इस फैसले को महिला वोटर्स को आकर्षित करने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं फ्री रेवड़ी की बात करें तो शिवराज सरकार ने फ्री स्कूटी योजना, लाडली बहना योजना, गैस सिलेंडर रीफिलिंग योजना, सीएम सीखो कमाओ योजना, कर्ज माफी योजना, कई अन्य ऐसी योजनाओं की शुरुआत कर रखी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्री रेवड़ी को इतना बड़ा फैक्टर नहीं माना जा सकता, क्योंकि 2018 चुनाव में भी इनमें से कई स्कीम्स लागू थीं, लेकिन जनता ने कांग्रेस को बहुमत के करीब भेजा था। देश के दूसरे राज्यों की तरह ही मध्य प्रदेश में भी जाति फैक्टर अहम है। लोक नीति के सर्वे के अनुसार देश में आज 55% मतदाता कैंडिडेट्स की जाति देखकर मतदान करते हैं। मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत 65% है। यही वजह है कि राजनीतिक दल भी जाति देखकर उम्मीदवार उतारते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की आबादी 23% है। मालवा, निमाड़ और महाकौशल रीजन में 37 सीटों पर ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। विंध्य की बात करें तो यहाँ 14% ब्राह्मण वोटर्स हैं। सबसे ज्यादा 29% सवर्ण मतदाता इसी इलाके में आते हैं। बात मुस्लिम वोटर्स की करें तो मध्य प्रदेश के करीब 4,94,00,000 वोटर्स में से 10% से ज्यादा यानी 50 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ और भोपाल रीजन की 40 सीटों के नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये जाति फैक्टर का दबदबा ही है कि बीजेपी ने इस बार इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकतर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जिन सीटों पर उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर हुआ है वो सीटें सबलगढ़, सुमावली, गोहद, पिछोर, चाचौड़ा, चंदेरी, बंडा, महाराजपुर, पथरिया, गुन्नौर यानी पन्ना, चित्रकूट, छतरपुर, पुष्पराजगढ़, बड़वारा, बरगी, जबलपुर, पेटलावद, कुक्षी, धर्मपुरी, राऊ, घटिया और तराना है। मध्य प्रदेश में जाति के बाद जो फैक्टर सबसे बड़ा है वो है हिंदुत्व। यहाँ हिंदुत्व की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। यही वजह है कि कांग्रेस को भी यहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे चलना पड़ता है। उसके नेता हिंदू धर्म से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, उनमें शामिल होते हैं। यहाँ हिंदुत्व आज से नहीं बल्कि काफ़ी पुराना है। इसे पूरे भारत में हिंदुत्व की सबसे पुरानी प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इसके पीछे खास वजह है, दरअसल नागपुर से निकटता की वजह से मध्य प्रदेश में आरएसएस की पैठ आज़ादी से पहले से ही थी। आरएसएस व अन्य हिंदू संगठनों का प्रभाव पहले मालवा और फिर धीरे धीरे भिंड, चंबल और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी गया। तभी से इसे लेकर कहा जाने लगा कि मध्य प्रदेश हिंदुत्व की सबसे पुरानी प्रयोगशाला है। यहाँ पर हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, भारतीय जनसंघ जैसे 3 हिंदुत्ववादी राजनीतिक संगठन सक्रिय थे। मौजूदा समय की बात करें तो अभी मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 7% है। इसके अलावा अन्य दूसरे धर्म के वोटरों को भी मिला दें तो भी हिंदू आबादी करीब 88% होने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ हिंदुत्व का फैक्टर भी काम करता है। अब बात करते हैं चुनाव में जो बातें कही गई हैं उनके आधार पर इसको समझने की।
आप देखिए उमा भारती ने, दिग्विजय सिंह बड़े लोकप्रिय थे। आज आप अगर उनके कार्यकाल के बारे में कई युवा नहीं जानते हैं, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री बने और काफ़ी उस समय के लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। उमा भारती जब आई तो वो हिंदुत्व की झंडा बरदार थी। उस समय पर राम मंदिर आंदोलन की वजह से काफ़ी चर्चित हो चुकी थी। उमा भारती उससे पहले भागवत कथाएं पढ़ा करती थी और इसके लिए भी काफ़ी लोग, बहुत छोटी उम्र से वो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, खासतौर पर बुंदेलखंड के हिस्सों में काफ़ी लोकप्रिय थी। जब उनका चेहरा आया, भगवा धारण करके उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया तो एक लहर सी देखने को मिली और बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप से बड़ी ज़बरदस्त जीत उस समय पर दर्ज की थी। दिग्विजय सिंह को चारों खाने चित कर दिया। भगवा आतंक को लेकर भी जितनी थ्योरीज बनी वो मध्य प्रदेश और इसी क्षेत्र के इर्द गिर्द बनी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन्होंने दिग्विजय सिंह को पिछला लोकसभा चुनाव हराया था, भोपाल से जीती थी, वो इसके केंद्र में रही थी। अभी भी मालेगांव ब्लास्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो भावुक हो गई थी, ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। ये पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पर हिंदुत्व के बहुत सारे फैक्टर्स चलते हैं। अब देखिए जातिगत जनगणना की जब बात आई, बिहार से ये पूरा मामला शुरू होता। अब देखिए बिहार में जातिगत जनगणना के जैसे ही आंकड़े आए तो राजनीति तेज हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में, हालांकि अब देखिएगा आपकी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी तो हिंदुओं की होनी चाहिए। सवाल पूछते हुए उन्होंने बात कही, बड़े संभलते हुए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये बयान यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यहाँ पर जाति की राजनीति होती है तो मामला अलग हो जाता है। जातियों के लिहाज से भी मध्य प्रदेश जो है वो कई बार समीकरणों को बदलता दिखाई दिया है। लेकिन जब हिंदुत्व की बात होती है, हिंदुत्व का पिच होता है, तो मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। इसीलिए इसको हिंदुत्व की बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है। इसके अलावा आप देखिए इंडिया अलायंस की जो एक संयुक्त यहाँ पर रैली होने वाली थी, उसको रद्द कर दिया गया। कमलनाथ ने खुद हनुमान जी की बहुत ऊंची प्रतिमा अपने क्षेत्र में बनवा रखी है, खुद को हनुमान भक्त के तौर पर ही उन्होंने सामने रखा है। ये क्यों कैंसिल की गई थी रैली? क्योंकि उदयनिधि स्टालिन, जो कि महत्वपूर्ण घटक दल हैं इंडिया अलायंस का, उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ ऐसी बातें कहीं जिसकी बड़ी आलोचना हुई थी। उन्होंने डेंगू मलेरिया से इसकी तुलना कर दी थी और ये कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। तो तमिलनाडु की सियासत के लिहाज से तो वो हो सकता है उनके लिए काम का हो, लेकिन बाकी जगह कांग्रेस अगर उनके साथ में खड़ी दिखाई देगी तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में किस तरह जनता के बीच में जाएगी, एक बड़ा सवाल था। हिंदुत्व, जातीय जनगणना, युवा, महिला, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखना है इस बार कौन सा फैक्टर चलता है। फिर बीजेपी की रणनीति भी बड़ी दिलचस्प है। केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है, महासचिव को उतार दिया गया है और बड़े पैमाने पर चुनाव को लड़ा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान का चेहरा किनारे है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने है। बहुत सारे दिलचस्प पहलू हैं इस बार के चुनाव के। नतीजे 3 तारीख को आएंगे, 3 दिसंबर का इंतजार रहेगा और तब देखा जाएगा फ्री की रेवड़ियाँ चली, जाति वाला मामला चला, हिंदुत्व का कार्ड चला, या फिर मंत्री और सांसद कुछ असर दिखा पाए या नहीं।